यह कहानी है सादिक की। कोट शामिर, हैदराबाद के पास कहीं बसा एक पुराना सा कस्बा। संकरी गलियां, मिट्टी की महक और पुराने वाद्यों की धीमी सी धुनें, ये सब मिलकर इस शहर को एक अजीब सी रूह देते थे। इन्हीं गलियों के बीच नीले रंग की कच्ची दीवारों वाली एक छोटी दुकान थी। सादिक म्यूजिकल रिपेयर वर्क्स, सुर ठीक करने वाला, और इसका मालिक था सादिक, 32 साल का, कम बोलने वाला, गहरी आंखों वाला शख्स, जिसका चेहरा हमेशा किसी अदृश्य थकान से भरा रहता था। लेकिन सादिक ने यह दुकान अपने शौक से नहीं खोली थी, उसने खोली थी मजबूरी से। कभी वह सुर बनाता था, अब वह सिर्फ टूटे हुए सुर ठीक कर पाता था। लोग कहते हैं किसी की आवाज में दुआ बस जाए तो वो गाना नहीं, इलाज करती है। सादिक की मां शबीना ऐसी ही आवाज वाली थी। कोट शामिर में उनकी लोक गायकी मशहूर थी। घर हमेशा धुनों से भरा रहता था। और सादिक, वह पैदा ही ऐसे हुआ था जैसे दुनिया आवाजों से बनती हो। कभी टीन के डिब्बे ढोल बन जाते, कभी टूटी कंघी बांसुरी बन जाती। मां मुस्कुराकर कहती, एक दिन तू बहुत बड़ा सुरकार बनेगा सादिक। लेकिन उस दिन की सुबह कभी आई ही नहीं। एक हादसे में उसकी मां गुजर गई, और साथ ही वह घर, वह सुर, वह रोशनी, सब जैसे एक झटके में बुझ गया। पिता इस गम से टूटा नहीं, टूटकर बिखर गया, और धीरे धीरे शराब, रातों और तन्हाई का सहारा लेते हुए कुछ ही सालों में वह भी चला गया। उसके बाद सादिक ने बजाना छोड़ दिया। वह सिर्फ दूसरों के सुर ठीक करने वाला बन गया, क्योंकि अपने सुरों को वापस लाने की हिम्मत कभी उसमें नहीं आ पाई। उस सुबह दुकान में धीमी धूप छनकर आ रही थी। सादिक एक पुराना हारमोनियम खोलकर उसकी सांसें ठीक कर रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और हल्की हवा के साथ अंदर आई एक लड़की। सफेद दुपट्टा, शांत सी आंखें, और हाथ में एक पुराना बांसुरी का केस, जैसे वो किसी याद को पकड़े हुए हो। वह कदम कदम पर झिझकती थी, लेकिन आंखें वो किसी गहरे दर्द से भरी थीं। सादिक ने पहली बार नजर उठाई। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, क्या आप बांसुरी ठीक कर सकते हैं? उसने केस खोला। अंदर एक टूटी हुई बांसुरी, पुरानी लेकिन मोहब्बत सी महक वाली। ऐसी लगती थी जैसे किसी ने उसे बजाकर जिया हो और फिर किसी दिन रोकर फेंक दिया हो। सादिक ने उसे हथेली पर उठाया, लकड़ी की बनावट देखी, उस पर उंगलियों के धब्बे, छोटे छोटे निशान, और हवा में उसका रूठा हुआ सुर। उसने पूछा, किसकी थी? लड़की कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, मेरी और मेरे अब्बा की। उसकी आवाज में थरथराहट थी, जैसे वह हर शब्द बोलते हुए किसी पुराने जख्म पर उंगली रख रही हो। फिर उसने अपना नाम बताया, जरीन इकबाल, उम्र 27, नई बस्ती मोहल्ला की म्यूजिक टीचर। सादिकर ने उसके चेहरे को देखा और पहली बार महसूस किया कि इसके पास सिर्फ बांसुरी नहीं, कोई बहुत भारी कहानी भी है। सादिक ने पूछा, यह कैसे टूटी? जरीन ने हल्की सी हंसी हंसने की कोशिश की, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द ज्यादा था, खुशी कम। किसी और ने नहीं, गुस्से में मैंने खुद ही तोड़ दी थी, वह बोली। सादिक की उंगलियां बांसुरी पर थम गईं। किसी के अपने हाथ से अपनी याद तोड़ देना, यह गुस्सा नहीं होता, यह बहुत गहरी चोट होती है। जरीन ने धीरे से कहा, बहुत सी बातें थीं, बहुत सी गलतफहमियां, बहुत सी लड़ाइयां। फिर शांत होकर बोली, लेकिन ये मेरे अब्बा की आखिरी चीज थी। अब ये टूटी हुई है तो जैसे मैं भी अधूरी हूं। सादिक ने बिना कुछ कहे कहा, ये ठीक हो जाएगी। जरीन ने चौंक कर पूछा, सच? हां, वह बोला, शायद जितना तुम्हें ठीक होने में लगेगा उतना ही मुझे इसे ठीक करने में लगेगा। जरीन कुछ पल उसकी तरफ देखती रही, जैसे पहली बार किसी ने उसके दर्द को वाकई सुना हो। फिर धीरे से कहा, मैं इसका इंतजार करूंगी, और वह चली गई। सादिक देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा, क्योंकि उसके जाते ही दुकान में एक अजीब सी हल्की उदासी और नर्म सी गर्मी आ गई थी। उस रात जब वह दुकान बंद करके घर चला तो उसके दिमाग में वही बांसुरी घूम रही थी, वही लड़की, वही चुप्पी, वही दर्द। घर पहुंचकर उसने अपनी मां की पुरानी ढोलक उठाई, वही ढोलक जो उनकी मौत के बाद कभी नहीं बजाई गई थी। उसने ढोलक को छुआ और अचानक जरीन की लाइन याद आई, ये मेरे अब्बा की आखिरी चीज थी। सादिक ने ढोलक कसकर पकड़ी, जैसे किसी ने उसका दिल छू लिया हो। कभी कभी
दूसरों की टूटन देखकर आदमी अपनी टूटन याद कर लेता है। करीब आधी रात हुई थी। बाहर हवा तेज हुई, खामोशी भारी थी। अचानक जोर की दस्तक, ठक ठक ठक। सादिका चौंक कर उठ गया। दस्तक और तेज हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने जरीन खड़ी थी। सांसें टूटी हुई, चेहरा धूल से भरा, आंखों में डर और दुपट्टा कंधे से सरक चुका था। रात नींद और खतरे के बीच अटकी हुई थी। हवा भारी, गहरी और कुछ अनकहा लिए हुए। दरवाजे पर खड़ी जरीन को देखकर सादिक के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया, ये लड़की डरी हुई है, बहुत ज्यादा। उसने जल्दी से उसे अंदर आने दिया। कमरे की पीली रोशनी जरीन के चेहरे पर पड़ते ही उसके चेहरे के भाव ज्यादा साफ दिखने लगे। आंखें लाल, सांसें तेज और वह अंदर से टूटी हुई लग रही थी। सादिका ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। कुछ पल वह कुछ कह ही नहीं सकी, बस हवा पकड़ती हुई खड़ी रही। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज टूटी, सादिका, कोई मेरा पीछा कर रहा था। सादिका का दिल एक पल को रुक गया। कौन? जरीन ने सिर हिलाया। नहीं जानती, लेकिन वो छायाओं की तरह चलता है। मैंने पिछले 2 हफ्तों में उसे 3 बार देखा है। आज वो मेरे घर तक आ गया। उसकी आवाज कांप गई। सादिका ने धीरे से पूछा, क्या उसने कुछ कहा? कुछ किया? जरीन ने धीरे सिर हिला दिया। नहीं, बस दूर खड़ा रहा। लेकिन मैं जानती हूं, वो मुझे देख रहा था। उसकी सांसें फिर तेज होने लगीं। सादिक ने पानी दिया। वह कांपते हाथों से गिलास पकड़ती है। पानी होठों तक आता है, लेकिन पी नहीं पाती। जैसे उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो। कुछ पल की खामोशी। फिर जरीन ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाकर कहा, कभी कभी दर्द इतना पुराना हो जाता है कि इंसान उसे खुद से भी छुपा लेता है। मैं भी वही करती रही हूं। सादिक उसकी आंखें पढ़ना चाहता था, लेकिन उसमें इतने सवाल थे कि दिखाई बस धुंध पड़ती थी। जरीन ने कांपती आवाज में कहा, सादिक, मेरे अब्बा की मौत, मेरे घर की लड़ाइयां और वो टूटी हुई बांसुरी, इन सब में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने किसी को नहीं बताई। सादिक करीब आकर बोला, अगर तुम चाहो तो बता सकती हो। जरीन ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और बोली, मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे डर लग रहा है। क्या मैं आज रात यहीं रह सकती हूं? उसके शब्द इतने टूटे हुए थे कि सादिक ने एक पल भी नहीं सोचा। हां जरीन, तुम सुरक्षित हो। यहां कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। और जाने क्यों, जरीन को यही सुनने की जरूरत थी। उसके कंधे थोड़े ढीले पड़े, जैसे सदियों का बोझ कुछ पल के लिए हट गया। वह कमरे के एक कोने में बैठ गई। हल्की रोशनी कमरे को शांत कर रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, सादिक, क्या तुम जानते हो कि किसी सुर को टूटने में क्या लगता है? सादिक ने कहा, हां, एक बहुत बड़ी चोट। जरीन ने हल्की मुस्कान दी। पहली बार उस रात मेरे अब्बा कहते थे, हर इंसान की जिंदगी भी एक स्वर है। अगर दिल टूट जाए तो इंसान भी बेसुरा हो जाता है। सादिक ने महसूस किया, वह सिर्फ बात नहीं कर रही, अपना दिल खोल रही है। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेरे अब्बा इकबाल साहब इस कस्बे के सबसे अच्छे बांसुरी वादक थे। लोग कहते थे कि उनकी बांसुरी में दुआ बसती है। मैं बचपन से उन्हीं से सीखी, लेकिन वह रुक गई, आंखें झुका ली। लेकिन उनके जाने से पहले हमारे घर में बहुत लड़ाइयां होती थीं। अच्छा बुरा सब बिखर चुका था। माँ बहुत गुस्से में रहती, अब्बा बहुत चुप। और एक दिन, एक शाम, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उसकी सांसें भारी हो गईं। उस दिन मैंने गुस्से में अपनी बांसुरी फेंक दी। सादिक ने उसकी तरफ देखा। जरीन की आंखों में पछतावा भरा था, जैसे वह खुद को आज भी माफ नहीं कर पाई हो। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था, क्योंकि उसी रात अब्बा चले गए। पूरा कमरा एक गहरी चुप्पी में डूब गया। जरीन के शब्दों में ऐसा दर्द था जो इंसान की रूह में उतरता है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, जरीन, तुम ठीक हो। लेकिन खुद उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि जरीन जो कह रही थी वह सिर्फ डर नहीं था, वह सच था। कुछ देर बाद वह आवाज थम गई। सड़क खाली हो गई, लेकिन जरीन का डर और गहरा। उसने पूछा, सादिका, क्या किसी को दिखा? सादिक ने हां में सिर हिलाया।
जरीन की आंखें फैल गईं। वह खुद को समेटकर बैठ गई। कुछ पल के बाद वह बमुश्किल बोली, सादिका, वो आदमी शायद मेरे अब्बा की मौत के बारे में कुछ जानता है। उसने आंसू पोंछे। और शायद वो मुझे भी चुप कराना चाहता है। सादिक ने पहली बार महसूस किया, ये बांसुरी, ये लड़की, ये पीछा किया जाना, ये डर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत गहराई तक। और वह समझ गया, जरीन की कहानी सिर्फ दर्द नहीं है, इसमें एक राज भी है। एक ऐसा राज जिसके लिए कोई रात के अंधेरे में रास्ते तक नाप रहा है। सादिक ने धीरे धीरे खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर की सड़क अब बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन वह परछाई जो अभी कुछ ही देर पहले खंभे के पास खड़ी थी, उसकी जगह सिर्फ हवा का एक खालीपन रह गया था। पर सादिक जानता था, कोई था वहां, कोई जो जरीन के अतीत से भी पुराना था और उसके डर से भी गहरा। उसने धीरे से खिड़की बंद की और जरीन की तरफ मुड़ा। जरीन अब भी कांप रही थी। सादिक उसके पास बैठा और बोला, जरीन, अब सच छुपाने का वक्त नहीं है। जो भी है पूरा बताओ, वरना यह डर तुम्हें खत्म कर देगा। जरीन ने धीमी सांस ली। सादिक, मेरे अब्बा की मौत वो हादसा नहीं था। सादिक चौंक गया। तो क्या? जरीन की आंखें भर आईं। उस रात घर में बहुत झगड़ा हुआ था, अब्बा और मां के बीच। मां अब्बा को बांसुरी छोड़ देने को कहती थी संगीत से पेट नहीं भरता, लेकिन अब्बा कहते थे सुर इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। उसकी आवाज फटने लगी। लड़ाई बढ़ गई और गुस्से में मां ने अब्बा की बांसुरी तोड़ दी। जरीन की सांसें तेज होने लगी। मैंने भी गुस्से में अपनी बांसुरी फेंक दी। सोचा था कि मैं सही हूं, लेकिन उसी रात अब्बा घर छोड़कर चले गए। गुस्से में दिल टूटा हुआ और अकेले। सादिक ने उसका हाथ पकड़कर कहा। फिर जरीन के गालों पर आंसू ढुलक गए। अगली सुबह उनकी लाश मिली नदी किनारे। कमरा चुप हो गया, बहुत चुप। सबने कहा कि वो फिसल गए होंगे, लेकिन सादिक, मैंने उनकी उंगलियां देखी थीं। उसकी आवाज मजबूत होने लगी। उन पर चोट के निशान थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती उनकी बांसुरी छीनी हो। सादिक ने पूछा, जरीन, तुम्हें किस पर शक है? जरीन ने हिचकते हुए कहा, मेरे चाचा कौसर। सादिक हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि वो अब्बा की कला से जलते थे। कहते थे इकबाल अपनी बांसुरी के पीछे सब कुछ भूल गया और अब्बा के जाने के बाद सबसे पहले घर संभालने वहीं आए। सादिक की आंखों में शक उतर आया। क्या वह आदमी जो तुम्हारा पीछा कर रहा है कौसर हो सकता है? जरीन ने कांपती आवाज में कहा, हां, और आज रात वो वहीं था। सादिक का खून खौल उठा। ठीक तभी दरवाजे पर हल्की खटखट हुई, धीमी धीमी, लेकिन ऐसी कि खून जम जाए। जरीन का चेहरा सफेद पड़ गया। सादिक, वो फिर आ गया। सादिक ने उसे पीछे किया और खुद दरवाजे के पास गया। कौन है? चुप्पी। फिर एक गहरी धीमी आवाज, जरीन, दरवाजा खोलो। जरीन का शरीर कांप उठा। सादिक ने गुस्से में दरवाजा खोला और चिल्लाया, कौसर, यहां क्या कर रहे हो? बाहर वही आदमी खड़ा था, भारी शरीर, मोटी दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। जरीन ने कांपती आवाज में कहा, चाचा। कौसर ने उसे देखकर कहा, तुम्हें घर चलना होगा जरीन, तुम्हारी मां बीमार है। सादिकर ने महसूस किया यह झूठ था, क्योंकि उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, फिक्रमंदी नहीं। सादिकर ने आगे बढ़कर कहा, अगर आपको उससे बात करनी है तो यहां करेंगे, जरीन कहीं नहीं जाएगी। कौसर ने सादिक को घूरा, तुम बीच में मत पड़ो, यह हमारा पारिवारिक मामला है। जरीन ने अचानक हिम्मत से कहा, नहीं चाचा, अब यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं है। अब्बा की मौत का सच मैं आज जानूंगी। कौसर का चेहरा बदल गया। अब उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। तुम जानना चाहती हो? ठीक है। वह एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी हो गई। उस रात मैं तुम्हारे अब्बा से मिला था। वो बांसुरी वापस मांगने आए थे, मेरे पास थी। जरीन की आंखें फैल गईं। तुम्हारे अब्बा ने कहा था, मेरी बेटी का गुस्सा है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं गुस्से में था। कौसर ने हंसते हुए कहा, मैंने उनसे बांसुरी नहीं दी, धक्का दिया। वो गिरे और चट्टान से नीचे लुढ़क गए। जरीन का शरीर ढहने वाला था। सादिकर ने उसे पकड़ लिया। कौसर बोला, यह हादसा नहीं था जरीन, लेकिन तुम सच जानकर क्या करोगे? उसकी आवाज में पागलपन था। जैसे ही कौसर एक कदम और बढ़ा,
सादिक ने उसके सामने खड़े होकर कहा, बस, और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस बुला दूंगा। कौसर गुर्राया, तुम मुझे धमकी दोगे? उसी पल जरीन खड़ी हुई, आंखों में आंसू लेकिन डर नहीं। उसने कहा, चाचा, मेरे अब्बा ने मुझे एक बात सिखाई थी, सुर डर से नहीं सच्चाई से निकलते हैं। वह धीरे धीरे कमरे के कोने में रखे पुराने बक्से के पास गई, उसे खोला। अंदर वही टूटी हुई बांसुरी पड़ी थी। जरीन ने उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन दिल नहीं। इस बांसुरी ने मेरे अब्बा का आखिरी सुर सुना था और आज ये आखिरी बार गवाही देगी। वह बांसुरी हाथ में लिए कौसर की आंखों में सीधे देखकर बोली, मैं कल पुलिस को सब बताऊंगी, तुमने मेरे अब्बा को मारा था। कौसर चिल्लाया और आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त बगल वाले घर के लोग शोर सुनकर बाहर आ गए। कई लोग इकट्ठा हो गए। कौसर को पीछे हटना पड़ा। कुछ देर बाद पुलिस आई और कौसर को ले गई। रात खत्म हो चुकी थी। सूरज उग रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी। जरीन खिड़की के पास बैठी थी। कई सालों बाद उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शांति। सादिक ने पूछा, अब क्या करोगी? जरीन ने टूटी बांसुरी को देखा और मुस्कुरा दी, मैं इसे ठीक करवाऊंगी। और फिर उसकी आंखें नम हुई। फिर वही सुर बजाऊंगी जो अब्बा मुझे सिखाते थे। सादिक ने कहा, जरीन, एक बात कहूं? हां, अब तुम अकेली नहीं हो। जरीन ने हल्की मुस्कान दी, धीमी, सच्ची और नई सुबह की तरह शांत। बाहर पत्तों पर हवा चली। एक खिड़की हल्का सा खुला और कमरे में एक बहुत धीमा स्वर गूंजा, जैसे कहीं से इकबाल साहब की बांसुरी एक आखिरी दुआ भेज रही हो।